नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद जहां एक तरफ रुपौली में उपचुनाव की लड़ाई देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में विधानसभा की 4 अन्य सीटों पर ही जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है। आपको बताएं कि अलग अलग पार्टियों के कई विधायक इस बार सांसद बन गए और उन्होंने अपने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में 4 सीटें अन्य खाली हुई हैं, जिसमें तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ की सीट है। लेकिन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में अभी सबसे ज़्यादा चर्चा संख्या बल को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आए थे, उसमें सबसे बड़ी पार्टी राजद बनकर उभरी थी। राजद को 75 सीटें मिली थी। दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी थी, उसे 74 सीटें मिली थी। और तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी, जिसे 43 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद जोड़ तोड़ भी हुआ। एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में चले गए। वीआईपी के जो 3 विधायक थे वो बीजेपी में चले गए, और जो बसपा के एक विधायक थे और लोजपा के एक विधायक थे, ये दोनों विधायक जनता दल यूनाइटेड में चले गए। तो आंकड़ों के खेल को इस तरीके से समेटने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों के तरफ से की गई कि कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, कई विधायकों का इस्तीफा हुआ, ऐसे में अभी वर्तमान में बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा के अंदर बीजेपी बन चुकी है। बीजेपी के पास 78 विधायक हैं, आरजेडी के पास 77 विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के पास 44 विधायक बचे हैं, कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, सीपीआई एमएल के पास 11 विधायक हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 3 विधायक हैं, सीपीआई एम के पास 2 विधायक हैं, सीपीआई के पास 2 विधायक हैं, एआईएमआईएम के पास इकलौते अख्तरुल ईमान बचे हैं, इंडिपेंडेंट 1 हैं और 5 सीटें खाली हैं, जिसमें 1 सीट रुपौली पर उपचुनाव हो रहा है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी और 13 जुलाई को रिजल्ट आएंगे। 4 अन्य सीटों पर अभी उपचुनाव की घोषणा होनी बाकी है। तो ये आंकड़ों के खेल में अभी के जो परिस्थितियां हैं, उसमें बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से फरवरी के महीने में फ्लोर टेस्ट हुआ और उस दौरान कई राजद के और कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदल लिया और वो जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी खेमे में चले गए, लेकिन आज भी वो कागज पर राजद के और कांग्रेस के ही विधायक हैं। अगर वो दूसरी पार्टी की सदस्यता लेंगे तो सदन की सदस्यता चली जाएगी, और इसलिए वर्तमान परिस्थिति में आज भी वो जिस पार्टी के सिंबल से चुनाव जीते थे, उसी पार्टी के विधायक कहे जा रहे हैं। तो जो 5 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें 1 सीट पर उपचुनाव शुरू है, 4 सीटों पर होना बाकी है। तो इन 5 सीटों की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प बन गई है क्योंकि एक तरफ जहां आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इन 5 सीटों को सेमीफाइनल माना जा रहा है, तो वहीं इन 5 सीटों में कौन ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी कहलाने का दर्जा हासिल करके रखेगा। क्या बीजेपी, जो वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी है, वो आगे भी अपने इस मजबूत कड़ी को बरकरार रख पाएगी, या फिर राष्ट्रीय जनता दल कुछ समय के बाद इन उपचुनावों में जीत हासिल कर बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। जिन 4 सीटों पर अभी उपचुनाव होंगे, तो तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ की सीट है। अब सवाल है कि बीजेपी इन तमाम 4 सीटों में से कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राजद कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी कि जीतेगी। रुपौली की सीट पर राजद चुनाव लड़ रही है। अगर वो चुनाव जीत जाती है तो फिर बीजेपी की बराबरी हो जाएगी, और हार जाती है तो जनता दल यूनाइटेड या जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं उनकी संख्या में इजाफा होगा। इसके अलावा बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि आगामी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उसमें वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 2020 के अगर हम आंकड़े पर गौर करें तो बीजेपी इन 4 सीटों पर, जिस पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होना बाकी है, उसमें महज
दो सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी। एक सीट तरारी की थी जहां से सीपीआई एमएल के जो विधायक थे सुदामा प्रसाद अबारा के सांसद बन गए हैं, तो सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, सीट खाली हो गई, वहां पर चुनाव लड़ी थी और तीसरे नंबर पर रही थी। दूसरी सीट रामगढ़ की थी जहां से सुधाकर सिंह राजद के विधायक थे, अब वो बक्सर के सांसद हो गए हैं, तो वो सीट खाली हो गई है। इस सीट पर भी बीजेपी तीसरे नंबर पर ही थी। तो दो सीटों पर वो 20 में चुनाव लड़ी थी, तो ये दो सीटें तो उसको मिलते दिखाई दे रही हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड एक तो अभी रुपौली की सीट पर कलाधर मंडल को उतार चुकी है और दूसरी सीट है बेलागंज, जहां 2020 में उसने सुरेंद्र यादव के खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे थे। लेकिन बेलागंज में जनता दल यूनाइटेड के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सुरेंद्र यादव के विधायक से सांसद बन जाने से आरजेडी का एक तो है कि वही वहां पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, हो सकता है कोई सुरेंद्र यादव का करीबी हो। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के सामने समस्या ये है कि वो अजय सिन्हा को वहां पर उसने कैंडिडेट 2020 में बनाया था। ये अभय सिन्हा, माफ करिएगा, अभय सिन्हा जो कि इस बार औरंगाबाद की सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं लोकसभा का और जीतकर सांसद बन गए हैं और लोकसभा में राजद के संसदीय दल के नेता भी घोषित कर दिए गए हैं। तो अभय सिन्हा, जिसे बहुत लोग अभय कुशवाहा के भी नाम से जानते हैं, वो अब जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा नहीं है, राजद का हिस्सा बन चुके हैं। सुरेंद्र यादव 1990 से लगातार इस सीट पर जीतते आ रहे हैं, हारा ही नहीं कभी, और अब वो भी सांसद बन गए हैं। तो इस सीट पर आपको नए कैंडिडेट देखने को मिलेंगे बेलागंज पर, आरजेडी के तरफ से भी और जनता दल यूनाइटेड के तरफ से भी। एक बात है कि जेडीयू अपनी सीट तो नहीं छोड़ेगी। फिर एक सीट बचती है इमामगंज की। इमामगंज के विधायक थे जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के, लेकिन वो इस बार गया के सांसद बन गए हैं, पार्टी से सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और ऐसे में ये सीट खाली हुई है। तो जाहिर है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से उन्हीं का कोई खास चुनाव लड़ेगा, बीजेपी को ये सीट मिलेगी नहीं। वहीं आरजेडी ने पिछली बार उदय नारायण चौधरी को यहां से कैंडिडेट बनाया था, अब देखना होगा कि आरजेडी इस बार कैंडिडेट किसे बनाती है। तो इन 5 सीटों में 4 सीटों पर आरजेडी अपना कैंडिडेट उतारते दिखाई दे रही है। रुपौली में उतार चुकी है, बेलागंज उसकी सीट है, इमामगंज भी उसी की सीट है, रामगढ़ भी उसी की सीट है। तो ऐसे में अगर आरजेडी इन 4 सीटों में से अगर 2 से 3 सीटें भी जीत ले तो 77 से उसकी संख्या 3 जीतने पर 80 हो जाएगी, 4 जीतती है तो 81 हो जाएगी। बीजेपी के पास अभी के जो आंकड़े हैं वो 78 विधायकों के हैं और वो तरारी और रामगढ़ में अपना कैंडिडेट उतारते तो दिखाई दे रही है। अगर वो कैंडिडेट उतारती है लेकिन तो 2 सीटें वो महज जीतेगी और उसकी संख्या 78 से 80 होगी अगर जीती तो, क्योंकि इन दोनों सीटों पर पिछले चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रही थी। तो उसके लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि तरारी की सीट पर सुनील पांडे, उल्लास पांडे के भाई, लोक जनशक्ति पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो विधायक भी रहे हैं और उनकी पकड़ ऐसी है कि पिछली बार जब 2020 में चुनाव हुआ था तो सुनील पांडे इंडिपेंडेंट दूसरे नंबर पर थे और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे कौशल विद्यार्थी, उन्हें महज 13,833 वोट मिले थे। तो इस प्रकार के सिचुएशन वहां पर है। तो तरारी में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सुनील पांडे ने खूंटा गाड़ दिया है, चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है, बाहुबली छवि के हैं और जिस तरीके से उनकी पकड़ उस सीट पर है, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि सुनील पांडे को अपने पक्ष में लाके चुनावी मैदान में खड़ा करे या लोजपा इस सीट पर दावा करती है। एक ये भी बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि आंकड़ों के गुना गणित में ये उपचुनाव कितने मायने रखते हैं। कौन सी पार्टी उपचुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है? क्या बीजेपी अपने करिश्मे को बरकरार रख पाएगी, या राजद ने जिस प्रकार से लोकसभा में बड़ा खेल खेला, 0 से 4 सीटों पर उसकी बढ़ोतरी हो गई, कुशवाहा वोटरों में सेंधमारी कर दिया, वही इस बार भी उपचुनाव में भी देखने को मिलता है। हालांकि इन 4 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट तो बाद में आएंगे। रुपौली की जो सीट है जहां से बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट हैं, वहां पर क्या रिजल्ट आता है, इस पर भी हर किसी की निगाह टिकी हुई है। और सवाल यही है कि क्या वर्तमान परिस्थिति जो विधानसभा में बनी है,
बीजेपी उसे आगे भी कायम रख पाएगी या राजद एक बार फिर से उपचुनावों के परिणाम के बाद बिहार में विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर पाएगी। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।